गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से राजनीति विज्ञान कॉन्सेप्ट टॉक में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे मौलिक अधिकारों की जो सीरीज चल रही थी, जिसमें से 5 मौलिक अधिकारों का जिक्र हमने पिछले वीडियोस में किया था। आज छठे मौलिक अधिकार को लेकर के मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हमारा छठा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार को लेकर के है, जिसको कि भारतीय संविधान के जनक और यूँ कहें कि जननी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहकर पुकारा है। तो आइए देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो अधिकार हमें प्रदत्त हैं, क्या क्या बातें भारतीय संविधान में उल्लेखित है। तो चूंकि अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदत्त करता है। क्योंकि अभी तक हमने जो 5 मौलिक अधिकारों का जिक्र किया था, यदि उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है या राज्य द्वारा उन मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय नागरिकों के 5 मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करता है और इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहकर भी कई बार पुकारा जाता है। तो चूँकि पिछले वीडियो में हमने अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति के अधिकार का जिक्र किया था, जिसका कि उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 में है। चूँकि अनुच्छेद 32 को जानने से पहले मुझे लगता है कि अनुच्छेद 31 का जिक्र किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 31 में जो भारत का मूल संविधान बना था, उसमें अनुच्छेद 31 में संपत्ति का मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को मिला था। संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 31 में था। और चूंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद जो 44th अमेंडमेंट हुआ, 44वां संशोधन जो हुआ है, जो कि 1978 में हुआ है, मोरारजी देसाई की सरकार ने किया था। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को केवल एक विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, विधिक अधिकार, और जिसका कि उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में वर्तमान में है। तो कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद एक विधिक अधिकार बना दिया गया, और जिसका अनुच्छेद 300 क में उल्लेख वर्तमान में मिलता है। तो ये तो थी अनुच्छेद 31 की बात। किंतु अनुच्छेद 31 को पढ़ने के लिए इसका अध्ययन, इसके जो इसके धाराएं हैं, उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें उल्लेखित हैं, जिसका जिक्र किए बिना हम नहीं रह सकते। तो अनुच्छेद 31 में बाद में जो अनुच्छेद जोड़े गए हैं, अनुच्छेद 31 में पहला है 31A और अनुच्छेद 31B। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, और चूँकि ये अपने आप में मूल अनुच्छेद है, या यूँ कहें कि प्रॉपर अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 31A और B, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन होता है 1951 में, इस पहले संशोधन के बाद भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। तो 9वीं अनुसूची के जो विषय हैं अनुच्छेद 31A और B में है, या यूँ कहें कि अनुच्छेद 31A और B में 9वीं अनुसूची के विषयों का जिक्र है। 9वीं अनुसूची, क्योंकि भारतीय संविधान का जो मूल संविधान था, उस समय 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में थी। किंतु 1951 में जो प्रथम संशोधन होता है, प्रथम संशोधन, उसके बाद भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा जाता है। और 9वीं अनुसूची में जिन विषयों का उल्लेख है 31A और B में,
वो मिलते हैं। और 9वीं अनुसूची की अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि 9वीं अनुसूची इकलौती ऐसी अनुसूची है जिसमें जितने भी विषय सम्मिलित किए गए हैं उन विषयों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि 9वीं अनुसूची में जितने भी विषय विद्यमान हैं उनको आप न्यायपालिका में नहीं ले जा सकते। और अनुच्छेद 31A और B में 9वीं अनुसूची से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान करता है। और ये जो मूल संविधान में ये बात थी नहीं, और 1951 में प्रथम संशोधन के बाद अनुच्छेद 31A और B को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। अगला देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31C। अनुच्छेद 31C को जानने के लिए हमें थोड़ा इतिहास का रुख करना पड़ेगा। दो महत्वपूर्ण जो ईयर हैं 1969 और 1970, बहुत ही महत्वपूर्ण भारतीय संविधान की दृष्टि से भी, क्योंकि 1969 में 1969 में उस वक्त भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। तो 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 1969 में किया जाता है। तो 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के बाद, क्योंकि इस 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने के लिए जो अध्यादेश इंदिरा गांधी की सरकार ने दिया था, इस अध्यादेश को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने रुस्तम कवाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, यानी कि इसको रद्द कर दिया। तो 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को सुप्रीम कोर्ट ने रुस्तम कवाजी बनाम भारत संघ के केस में असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो उसके ठीक एक साल के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने 1970 में जो भारत में प्रीवी पर्स व्यवस्था थी, प्रीवी पर्स की व्यवस्था को 1970 में इंदिरा गांधी की सरकार ने खत्म कर दिया। प्रीवी पर्स आप जानते हैं, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय में भारत के अनेक प्रांतों में राजा महाराजाओं का शासन होता था, क्योंकि भारत जो था 1947 से पहले जो था, संविधान सभा के गठन से पहले भारत 3 तरह का भारत होता था, एक अंग्रेज भारत और एक देसी भारत। और उस अंग्रेज भारत में भी 2 तरह के स्टेट जो वर्तमान के जो स्टेट होते थे वो, और साथ में जो यूनियन टेरिटोरीज की तरह के 4 स्टेट थे। मैंने इसका जिक्र पहले किया था। तो प्रीवी पर्स व्यवस्था क्या थी कि जो पुराने राजा और महाराजा थे उनको भारत का संविधान निर्माण होने के बाद भी, यानी कि भारतीय संविधान और आज़ादी के बाद भी उनको बहुत सारे उनको प्राथमिकता दी जा रही थी। तो वो प्रीवी पर्स व्यवस्था थी, बहुत चीज़ों में उनको प्राथमिकता मिल रही थी। तो उस प्रीवी पर्स की व्यवस्था को 1970 में इंदिरा गांधी की सरकार ने ख़त्म कर दिया। और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण केस यहाँ पे मुझे याद आता है कि 1970 में माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ का जो केस था, उस केस में संविधान भारत के जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये प्रीवी पर्स का जो अध्यादेश इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था उसको भी असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि 2 घटनाएं 1969 और 1970 में इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान होती हैं, जब 1969 में 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को असंवैधानिक घोषित किया जाता है और 1970 में प्रीवी पर्स की व्यवस्था को भी असंवैधानिक भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब ये जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का टकराव की स्थिति वहाँ से बननी प्रारंभ हो जाती है। 1970 के दशक में इतिहास गवाह है कि भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका के टकराव की कई बार स्थितियां बनी, और समय समय पर बहुत सारे केसेस ऐसे हुए जिनमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसे ऐसे डिसीजन दिए, और साथ में जो भारत की कार्यपालिका है, संसद है, उसने भी बहुत सारी चीज़ों में संविधान में संशोधन करने के बाद इस टकराव को ख़त्म करने की भी कोशिश की। तो बहरहाल देखते हैं कि जो 1969 और 70 का जिक्र हमने कर लिया और हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 31C की। तो उसके बाद क्या होता है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने उसके बाद एक संशोधन किया, और वो संविधान संशोधन था 25वां अमेंडमेंट। 25वां संविधान संशोधन भारत के संविधान में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा किया जाता है। और इस संशोधन के बाद जो बात होती है वो ये है कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का यदि टकराव होता है, इसको मैं थोड़ा सा विस्तृत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अनुच्छेद 14 और 19 और इसके बाद DPSP। तो अनुच्छेद 31C की हम बात कर रहे हैं, और उस C की बात करते करते हम मौलिक अधिकारों की ओर रुख भी कर चुके हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में एक है मौलिक अधिकार
जिसका कि जिक्र अनुच्छेद 12 से 35 तक मिलता है। और दूसरे हैं नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इनका जिक्र अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक मिलता है। तो चूंकि मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य हैं, किंतु नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह अपने अधिकार हेतु, अपने अधिकारों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट रुख कर सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। किंतु यदि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। कहने का मतलब यह है कि नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार यदि सरकार कार्य नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है। इनको ले जा करके हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, और ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में सबसे बड़ा अंतर है। तो 1969 और 70 के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने 25वां संविधान संशोधन किया, और उसके बाद उस संशोधन में क्या जिक्र था कि यदि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19, जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है, तो अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। यदि इन दोनों अनुच्छेदों का सीधा टकराव नीति निर्देशक तत्वों के साथ होता है, उसमें से भी पर्टिकुलर जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 है, जिसमें कि तीन बातें निहित हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये अनुच्छेद 39 कहता है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात अनुच्छेद 39 करता है। तो जो 25वां संविधान संशोधन होता है कि यदि अनुच्छेद 14 और 19 का सीधा टकराव अनुच्छेद 39 से होता है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत एक अनुच्छेद है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात करता है, तो ऐसी स्थिति में जो 25वां संविधान संशोधन हुआ था, ऐसी स्थिति में इन मौलिक अधिकारों का यदि अनुच्छेद 39 से टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में DPSP को, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को, यानी कि अनुच्छेद 39 को प्राथमिकता दी जाएगी। इसीलिए संविधान में 25वां संशोधन किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि चूँकि ये मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं और नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, उसके बाद भी जो 25वां संविधान संशोधन होता है उसमें अनुच्छेद 14 और 19 का यदि टकराव सीधा DPSP के साथ होता है, तो ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकारों के एवज में नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये भारतीय संविधान का जो संशोधन हुआ था 25वां, उसमें ये बात निहित है। तो ये तो बात थी अनुच्छेद 31A, B और C की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आज हमारा विषय है अनुच्छेद 32, इसका जिक्र हम करते हैं कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या अधिकार भारतीय नागरिकों को भारत का संविधान देता है। तो अनुच्छेद 32 में, इस अनुच्छेद 32 को यदि हम टुकड़ों में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर हमें समझ में आएगा। अनुच्छेद 32 जो है, इसमें जो इसकी पहली धारा है, अनुच्छेद 32 की जो पहली धारा है उसमें क्या बात निहित है। अनुच्छेद 32 में जो पहली धारा है उसमें भारतीय संविधान का जो इसका जो पहली धारा है, ये कह रहा है कि यदि किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है या उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको 5 याचिकाएं जारी करने का अधिकार है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है, वो ऐसी स्थिति में रिट जारी करेगा, रिट्स, जिसको कि हिंदी में याचिकाएं कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 का जो पहली धारा, उसमें यह बात निहित है कि किसी के अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में भारत का सुप्रीम कोर्ट याचिकाएं जारी करने का अधिकारी है। इसके बाद देखते हैं कि अनुच्छेद 32 का जो दूसरी धारा है, इसमें जिन याचिकाओं की बात हो रही थी उन याचिकाओं का उल्लेख मिलता है, और वो याचिकाएं संख्या की दृष्टि से 5 हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं। यानी कि जो 5 रिट्स हैं, 5 याचिकाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं इसका जिक्र हम अभी आगे करेंगे। इन 5 याचिकाओं को जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है अनुच्छेद 32 की धारा 2 के अंतर्गत। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है वो है अनुच्छेद 32 की धारा 3, जिसमें कि आप जानते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत 5 याचिकाएं जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। इसके अलावा यदि ये 5 याचिकाएं जारी करने का अधिकार किसी अन्य न्यायालय को देना है, तो अनुच्छेद 32 की धारा 3 में ये बात स्पष्ट है
कि सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त यदि किसी न्यायालय को 5 याचिकाएं जारी करने का यदि अधिकार देना है तो ऐसी स्थिति में संसद कानून बना करके ये अधिकार अन्य न्यायालयों को भी दे सकती है। इस बात का जिक्र है अनुच्छेद 32 के 3 में, 32 की धारा 3 में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त अन्य न्यायालयों को कहने का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी यदि याचिकाएं जारी करने का अधिकार देना है तो ऐसे में संसद कानून बना करके उस न्यायालय को ये जो याचिकाएं हैं इनको जारी करने का अधिकार दे सकती है और जिसके लिए कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद की है। ऐसी इस बात का उल्लेख भी अनुच्छेद 32 के 3rd पॉइंट में मिलता है। तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरी ये तीनों धाराओं के बारे में हमने जिक्र किया और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अनुच्छेद 32 की धारा 2, जिसमें कि 5 याचिकाएं। ये याचिकाएं कौन कौन सी हैं इसको चलिए देखते हैं कि ये जो 5 याचिकाएं जो भारतीय संविधान भारत के नागरिकों को प्रदान करता है और जिससे कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को एक संरक्षण प्राप्त होता है, जिसमें से पहली याचिका है जिसका कि हिंदी में नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम दिया गया है और इसको यदि और सरल शब्दों में कहें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका है इसका अर्थ होता है कि शरीर के साथ प्रस्तुत होना या शरीर के साथ प्रस्तुत किया जाना या शरीर शुद्धा उसको शरीर अपने समक्ष प्रस्तुत करना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो कि इसका एक लैटिन भाषा का शब्द है, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो लैटिन शब्द है वो है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस शरीर के साथ प्रस्तुत करना इसका और सरल हिंदी में अर्थ है। तो इसमें होता क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तब जारी करता है जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी नागरिक को अवैध रूप से बंदी बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस पर्टिकुलर व्यक्ति या संस्था या अधिकारी को ये रिट जारी करता है और ये कहता है कि आप इस अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को शरीर के साथ हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। ऐसा बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है। इसके बाद देखते हैं कि जो दूसरी तरह की जो याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है उसका नाम है परमादेश। और इस परमादेश के लिए जो लैटिन भाषा का शब्द है वो है मैंडामस। मैंडामस और परमादेश का अर्थ यह है कि हम आदेश देते हैं कि तो ये जो परमादेश वाली याचिका है ये कब जारी की जाती है? जब यदि कोई संस्था या व्यक्ति या अधिकारी अपने अधिकारों के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अधिकारी या संस्था जो उसको कार्य दिए गए हैं या जिस कार्य के लिए वह है उनको नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया परमादेश वाली याचिका उस व्यक्ति को या संस्था को जारी करती है और कहती है कि आप अपना कार्य नहीं कर रहे हैं और इसलिए हम आपको आदेश देते हैं। ये अर्थ परमादेश का यह अर्थ है और इसका लैटिन भाषा का शब्द है मैंडामस। तो देखते हैं कि अगली जो तीसरी याचिका है, तीसरी याचिका का नाम है प्रतिषेध। प्रतिषेध और इसको हिंदी में अगर हम और सरल करें तो निषेध भी कह सकते हैं। और वही इसका भी जो लैटिन भाषा का जो शब्द है प्रतिषेध के लिए शब्द जो है वो दिया गया है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन और प्रोहिबिशन का अर्थ होता है कि ऐसा मत करो। कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई संस्था या व्यक्ति या कोई संगठन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके, जो उसका अधिकार क्षेत्र है, यदि उससे बाहर जा करके कोई कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस संस्था या संगठन या उस व्यक्ति को प्रतिषेध नामक याचिका जारी करती है और यह कहती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके कार्य कीजिए, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके कार्य मत कीजिए। ऐसा प्रतिषेध या जो प्रोहिबिशन वाली याचिका में बात उल्लेखित है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद जो चौथी तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, चौथी तरह की जो याचिका है उसका नाम है उत्प्रेषण। चौथी याचिका उत्प्रेषण।
और इसका भी अर्थ होता है कि ऐसा मत करो, यानी कि किसी काम को रोकने के लिए याचिका जारी की जाती है। और उत्प्रेषण के लिए जो लैटिन भाषा का जो शब्द है सर्सियोरेरी, सर्सियोरेरी इसको लैटिन भाषा में कहा जाता है। और इसका भी अर्थ वही है जो प्रतिषेध का अर्थ है, किंतु इसमें थोड़ा बहुत अंतर है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में थोड़ा सा अंतर है। तो उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति या संस्था या संगठन अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा कर के कार्य करने लग जाता है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस व्यक्ति, संस्था या संगठन को उत्प्रेषण नामक रिट जारी करती है और उसको यह कहती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके कार्य कीजिए, आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके कार्य मत कीजिए। तो अंतर क्या हुआ, इससे पहले मैंने आपको प्रतिषेध वाली याचिका का जिक्र किया था, और उत्प्रेषण और प्रतिषेध में इतना अंतर है, जहाँ प्रतिषेध और उत्प्रेषण में किसी संस्था, संगठन या किसी व्यक्ति या अधिकारी को उसके अधिकार क्षेत्र में रहने के लिए, कार्य करने के लिए सुप्रीम कोर्ट याचिका जारी करता है। साथ ही साथ उत्प्रेषण में एक और नई बात निहित है कि ये उसको अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके कार्य करने के लिए तो कहता ही है, और साथ ही साथ उस मामले को अपने पास मंगाने की भी ये बात करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्प्रेषण में किसी व्यक्ति, संगठन या अधिकारी को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए उत्प्रेषण वाली याचिका उसके पास भेजी जाती है, और साथ ही साथ वो जो मामला है उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने वहाँ भी या अपने पास भी उसको मंगा लेता है। जहाँ की जो प्रतिषेध वाली में था उसमें वो केवल कार्य को रोकने से रोकता है, अपने यहाँ मामले को नहीं मंगाता है। ये उत्प्रेषण या सर्सियोरेरी जिसका लैटिन भाषा का शब्द है, ये उत्प्रेषण रिट होती है। इसके बाद देखते हैं जो आखिरी 5वीं जो याचिका है, इस याचिका का नाम है अधिकार पृच्छा। इसका हिंदी में नाम है अधिकार पृच्छा, और इसके लिए भी जो लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का जो इसका शब्द है, इसको कहते हैं को वारंटो, और इसको और सरल बनाए तो अधिकार पृच्छा का अर्थ है कि किस अधिकार से, किस अधिकार से या किस अधिकार के तहत, इसका और शुद्ध रूप है और सरल रूप है। तो ये अधिकार पृच्छा वाली याचिका कब जारी करता है, यदि कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी अवैध रूप से किसी पद में बैठा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो उस पद की योग्यता है, उस या एलिजिबिलिटी है, उसको पूरा ना करते हुए उस पद में बैठा है या अवैध रूप से उस पर कब्जा किए हुए है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस संस्था या उस व्यक्ति को अधिकार पृच्छा वाली याचिका जारी करता है। अधिकार पृच्छा का तात्पर्य है कि आप ऐसा किस अधिकार से कर पा रहे हैं जबकि इसकी योग्यता को आप पूरा नहीं करते हैं, या आप इस पद को अवैध रूप से प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अधिकार पृच्छा वाली रिट उस अधिकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जारी करता है और उसको ऐसा करने से रोकता है। तो हमने 5 रिट्स की बात करी या 5 याचिका की बात करी, जो कि अनुच्छेद 32 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट इन 5 रिट्स को जारी करता है, और जिससे कि भारत के संविधान द्वारा जो प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी ये करता है। तो इन 5 याचिकाओं के बाद आज के हमारे वीडियो की एक अंतिम बात, कि एक बहुत विशेष बात भी हम इसको कह सकते हैं कि याचिकाएं जारी करने के मामले में भारत का सुप्रीम कोर्ट और भारत के अन्य जो हाई कोर्ट्स हैं, इनमें शक्तिशाली ज़्यादा कौन है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, भारत का सुप्रीम कोर्ट और भारत के हाई कोर्ट्स, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। याचिकाएं जारी करने के मामले में आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि याचिकाएं जारी करने के मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट से भारत के हाई कोर्ट्स ज़्यादा शक्तिशाली हैं। कैसे, थोड़ा सा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 याचिकाएं जारी करता है, और हाई कोर्ट्स जो हैं, भारत के जो हाई कोर्ट्स हैं, अनुच्छेद 226 में ये बात उल्लेखित है कि 6 याचिकाएं जारी करता है। यानी कि यहाँ पे एक याचिका और ज़्यादा हाई कोर्ट्स भारत के जारी कर सकते हैं। 5 याचिकाएं तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वो याचिकाएं हाई कोर्ट्स भी जारी कर सकता है, और एक वो जो नई याचिका है इसका नाम है इंजंक्शन। इंजंक्शन को हिंदी में कहते हैं कि जो इंटरिम रिलीफ की बात होती है, यानी कि अंतरिम जमानत की जो बात है, अंतरिम जमानत,
अंतरिम जमानत, यानी कि भारत के हाई कोर्ट्स को यह शक्ति दी गई है कि यदि किसी व्यक्ति को की गिरफ्तारी यदि होती है और उसको इंटरिम रिलीफ की ज़रूरत पड़ती है या अंतरिम जमानत की ज़रूरत पड़ती है, तो भारत के हाई कोर्ट्स को ये अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है अनुच्छेद 226 के तहत कि वह इंजंक्शन नामक याचिका उसको जारी करता है और उसको अंतरिम जमानत दे देता है। और जबकि ये अधिकार जो छठी याचिका है इंजंक्शन वाली, वो भारत के सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं है। एक सबसे बड़ा अंतर ये है। इसके अलावा एक दूसरा एक अंतर और है कि जो 5 याचिकाएं अनुच्छेद 32 के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, वो केवल और केवल मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में जारी करता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में भारत का सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 याचिकाएं उसके मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु जारी कर सकता है। जबकि भारत के जो हाई कोर्ट्स हैं, जो कि लगभग प्रत्येक प्रांत में एक हैं और वर्तमान में इनकी संख्या 25 है, जो भारत के हाई कोर्ट्स हैं वो अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के हनन होने की स्थिति में तो ये 6 याचिकाएं या 5 याचिकाएं जारी करता ही है। साथ ही साथ जो विधिक अधिकारों का भी यदि हनन होता है, यदि नागरिकों के विधिक अधिकारों का भी हनन होता है, ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट्स ये याचिकाएं जारी कर सकता है। ये भी हाई कोर्ट्स की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा है। तो कहने का मतलब यह है कि कई चीज़ों में हाई कोर्ट्स जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावरफुल इन याचिकाओं के मामले में है। तो आज हमने अनुच्छेद 32 को बहुत गहराई से इसका अध्ययन किया और साथ ही साथ जो अनुच्छेद 31 में ABC जो 3 महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनका भी जिक्र किया। और मौलिक अधिकारों के क्रम में यह हमारा अंतिम मौलिक अधिकार था, छठा मौलिक अधिकार था। आशा करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसके बाद भारतीय संविधान या अन्य किसी नए टॉपिक को लेकर के जल्द मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा एक बार पुनः नमस्कार, धन्यवाद।